नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 29 अक्टूबर 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज सैटरडे है। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर वार की प्रिपरेशन से संबंधित। जो फॉर्मर हमारे आर्मी चीफ है ना, एम नरवणे, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। अच्छा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। दूसरा आर्टिकल लाइव मिनट का हम डिस्कस करेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज से संबंधित। बेसिक्स भी जानेंगे, फाउंडेशनल स्टेज कौन सी स्टेज है, करिकुलम का क्या मतलब होता है। और सबसे लास्ट में आर्टिकल डिस्कस करेंगे हिंदू का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 27वीं मीटिंग होगी इजिप्ट में, तो क्लाइमेट चेंज से संबंधित कॉन्क्रीट स्टेप्स लेना जरूरी है, ऐसा राइटर बोलते हैं इस आर्टिकल में। तो चलिए बताइए, डिस्कशन स्टार्ट करें। जी हाँ, फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा सिक्योरिटी से संबंधित है। टॉपिक इस इशू से संबंधित है कि फ्यूचर में जो वार्स होंगे उनकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अगर देखो कंटेक्स्ट की बात करें, कंटेक्स्ट तो सिंपल है। आपको पता है यूक्रेन में वार चल रहा है, और यूक्रेन में जो वार चल रहा है इसमें जिस प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, झलक मिल गई है कि 21वीं सेंचुरी में जो वारफेयर होगा वो कैसा होगा। तो इंडिया को भी ना अपनी स्ट्रेटजीज, अपने इक्विपमेंट्स को रीअसेस करने की आवश्यकता है कि हम 21वीं शताब्दी के वारफेयर के लिए अभी फिलहाल तैयार हैं या फिर नहीं हैं। राइटर जो कि देखो फॉर्मर आर्मी चीफ हैं, वो एक इंपॉर्टेंट बात ये बोलते हैं, पहले क्या हुआ करता था कि ना नेसेसिटी के हिसाब से हथियार डेवलप होते थे। मतलब कि जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, जैसे दोनों ग्रुप्स की फोर्सेस आमने सामने हैं, तो ट्रेंचेस उस समय काफी खोदी जाती थी। आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मतलब एनसीईआरटी में भी है ये। तो जैसे पोजीशंस को डिफेंड करने के लिए ना नीचे खड्डे खोद दिए जाते थे और उन खड्डों में ट्रूप्स होते थे। इन ट्रेंचेस को पार करना रिलेटिवली काफ़ी डिफिकल्ट होता था, उस समय ऐसे हथियार उपलब्ध नहीं थे। तो जैसा हमने डिस्कस किया, नेसेसिटी के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से हथियार डेवलप होते थे। तो टैंक का आविष्कार हुआ, टैंक इन ट्रेंचेस को पार कर सकते थे, ऐसे टैंक्स डेवलप किए गए। एक और एग्जांपल आप देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ना जर्मनी के एयरक्राफ्ट एकदम से हमला कर देते थे, तो ना इससे बचने के लिए, प्रिपरेशन के लिए रडार डेवलप हुए कि एकदम से कोई प्लेन आएगा तो उसका पता लग जाए कि हाँ ये प्लेन आने वाला है, रडार में उसकी मूवमेंट दिख जाए। तो इससे चीजें काफी आसान हो गई। मतलब जैसे जैसे आवश्यकता आती रही वैसे वैसे हथियारों का डेवलपमेंट होता रहा। बट देखो अभी ना सिस्टम थोड़ा उल्टा चल रहा है 21वीं शताब्दी में। जैसे देखो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स 1990s में और 2000s में दिखने स्टार्ट हो गए थे। शुरू में इनकी एप्लीकेशन मिलिट्री के लिए नहीं थी, शुरू में तो सिविलियन पर्पजेस के लिए ये ड्रोन्स आए थे। बट आपको पता है एकदम से मिलिट्री एक्सपर्ट्स को लगा कि इनका तो बहुत जबरदस्त इस्तेमाल हो सकता है मिलिट्री वारफेयर में, तो ड्रोन्स का भी मिलिट्री एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होने लगा। शुरुआत में देखो इस्तेमाल होता था सिर्फ सर्विलियंस के लिए, लेकिन बाद में इवन अटैक करने के लिए भी ड्रोन्स का इस्तेमाल होने लगा। और एडवांटेजेस आपको ड्रोन का पता ही है। वैसे तो देखो अनेकों एडवांटेजेस हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है, ये ड्रोन्स अनमैन्ड होते हैं। ड्रोन में कोई बैठा नहीं होता और दूर से ही ड्रोन को ऑपरेट किया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज था। और यूक्रेन वार में, इवन यूक्रेन वार से पहले अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें अब एक बात यह साबित हो गई है कि फ्यूचर जो वारफेयर होगा ना वो ड्रोन से संबंधित होगा। अभी जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो ड्रोन से संबंधित चाहिए, और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी भी चाहिए। अच्छे ड्रोन्स का होना, और ड्रोन्स दुश्मन देश के पास है, उसका मुकाबला करने के लिए आपके पास काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट्स हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स जो हवा में ड्रोन को मार गिराएं। ऐसी टेक्नोलॉजी की आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है। मतलब अब यह साबित हो चुका है कि आने वाले कुछ दशकों तक, एटलीस्ट 2-3 दशकों तक, तो ड्रोन्स या फिर दूसरे जो अदर अनमैन्ड सिस्टम है ना, उनका बोलबाला ज़्यादा रहने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे जो एयरक्राफ्ट वगैरह हैं, हमारे पास राफेल हैं, अभी हमने परचेज किया है फ्रांस से, जैसे पाकिस्तान के पास F-16 है यूएसए का, क्या ये पूरी तरह से फेल हो जाएंगे, अब इनकी आवश्यकता नहीं है? देखो ऐसा तो नहीं है, लेकिन इनमें भी ना सिचुएशन के हिसाब से अब सुधार की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। यूक्रेन युद्ध में हमने देखा रशिया के जो एयरक्राफ्ट है ना
उनका रोल बल्कि कम रहा, बल्कि ड्रोन्स का रोल ज़्यादा रहा है। यूक्रेन के पास टर्की से परचेज किया हुआ ड्रोन था, फिर रशिया ने ईरान से ड्रोन परचेज किया, तो इनका ज़्यादा रोल है। तो पुरानी जो चीज़ें हैं ना, टैंक वगैरह, वो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से अब फेल हो जाएंगी, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से आवश्यक चेंजेस तो उनमें लाने ही होंगे। जैसे देखो, यूक्रेन वार में देखा, ड्रोन्स ने बहुत सारे टैंक्स को निशाना बनाया ईजिली। टैंक इतना जल्दी नहीं चलते हैं, तो ऊपर से ड्रोन इनको आसानी से निशाना बना लेते थे टैंक्स को। तो इसको रोकने के लिए कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन ढूंढना होगा रिसर्चर्स को। मतलब देखो, कहने का ये है, ड्रोन्स का इस्तेमाल होना ये वारफेयर में एक प्रकार से ना पाथ ब्रेकिंग मूवमेंट है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, पहले ना कैवलरी का इस्तेमाल होता था, मतलब दोनों जिन भी ग्रुप्स के बीच में फाइट होती थी, घोड़े से सैनिक आते थे, घोड़े के ऊपर सवार होके। लेकिन जब देखो बंदूकों का इस्तेमाल होने लगा, तो कैवलरी सिस्टम फेल हो गया, मतलब ज़्यादा यूजफुल नहीं रह गया। फिर उसके बाद हमने देखा बैटल टैंक्स का इस्तेमाल होने लगा 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, उनमें मेजर जो एडवांटेज होता था किसी भी देश की या ग्रुप की सेना के पास, वो यही था कि बैटल टैंक किसके पास में है। नए नए जो बड़े बड़े सरफेस शिप्स हैं वो भी निकल के आए। बट जब से ये अनमैन्ड अल्टरनेटिव्स उपलब्ध हुए हैं ना, जैसे ड्रोन वगैरह, तो इन चीजों का सिग्निफिकेंस थोड़ा कम रह गया है। टैंक्स हो गया, बड़े बड़े सरफेस शिप्स हो गए। इसके साथ साथ देखो, राइटर ये भी बोलते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में ना थोड़ा समय लग जाता है। मान लीजिए 20-30 साल या फिर 10-15 साल तो डेवलप करने में लग गए। उसके बाद फिर कम से कम 2-3 दशकों तक, 20-30-40 साल तक वो टेक्नोलॉजी फिर रहती है। तो ना इंडिया को अगर फ्यूचर वारफेयर पे ध्यान देना है ना, तो हमें 2050 के हिसाब से चलना होगा फिलहाल, कि 2050 में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होने लगेगा। तो उस हिसाब से हमारी R&D आज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज की टेक्नोलॉजी को आप डेवलप करना स्टार्ट करो, जब तक आप डेवलप करो वो पुरानी हो जाए। तो हमें ना फ्यूचर का देखते हुए टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम पिछड़ जाएंगे। इसके बाद राइटर ना एक चीज ये बोलते हैं, यूक्रेन वार में एक चीज ये भी साबित हो गई, लैंड का ऑक्यूपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल देते हुए राइटर कहते हैं, बेशक देखो आपके पास कितनी भी टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स हैं, लेकिन लैंड पे आपको कब्जा करना है तो अपने सैनिकों को आपको उतारना ही होगा। रशिया ने यूक्रेन के अभी बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा किया, लेकिन क्या वो पॉसिबल हो पाता बिना रशिया अपने सैनिक भेजे? नहीं, पॉसिबल नहीं हो पाता। मतलब सैनिकों को तो आपको जमीन पर भेजना ही होगा ताकि लैंड को ऑक्यूपाई किया जा सके। एक और एग्जांपल राइटर देते हैं, चाइना ने बहुत ज्यादा विरोध किया कि यूएस में जो स्पीकर नैन्सी पेलोसी हैं, ये ताइवान नहीं आनी चाहिए। लेकिन नैन्सी पेलोसी, अभी भी खबर आ रही है कि इनके हस्बैंड पर हमला हुआ, नैन्सी पेलोसी ताइवान नहीं आनी चाहिए ऐसा चाइना ने पुरजोर कहा, लेकिन ये आई ताइवान में और चाइना कुछ नहीं बिगाड़ सका, सिर्फ ताइवान के बॉर्डर तक एक्सरसाइज करके रह गया, इसके अलावा चाइना कुछ नहीं कर सका। लेकिन अगर ताइवान के ऊपर चाइना का कब्जा होता तो फिर चाइना जाहिर तौर पर इनको रोक लेता। तो लैंड पर ऑक्यूपेशन जरूरी है, लैंड की इंपॉर्टेंस आज भी है, और लैंड पर ऑक्यूपेशन इस्टेब्लिश करनी है तो आपको अपने सैनिकों को जमीन पे उतारना ही होगा। यह बात पहले भी थी, आज भी है, मतलब यह बात पुरानी नहीं हुई है, राइटर ऐसा बोलना चाहते हैं। इस पॉइंट का एसेंस मैं आपको दूं, देखो आज के समय में जितने भी युद्ध लड़े जाते हैं, बताइए किसके लिए लड़े जाते हैं? लैंड के लिए लड़े जाते हैं। जैसे देखो चाइना और इंडिया के बीच में वायलेंस हुआ गलवान वैली में, किसके लिए? लैंड के लिए। अभी रशिया यूक्रेन के लैंड पर कब्जा कर रहा है, युद्ध चल रहा है, तो लैंड के लिए ज्यादातर युद्ध लड़े जाते हैं, टेरिटरी की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के लिए युद्ध लड़े जाते हैं। और वो कैसे कोई देश इस्टेब्लिश कर सकता है? किसी भी लैंड पर कब्जा तभी तो कर सकता है ना कोई देश, जब फिजिकल प्रेजेंस हो उसकी वहां पे, यानी सैनिकों को वहां पे वो उतारेगा, तभी तो वो सैनिक जो हैं बाद में उस लैंड की सुरक्षा कर सकेंगे। तो ये मतलब है पॉइंट का जो हमने डिस्कस किया कि फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, सैनिकों को जमीन पर उतारना जरूरी है, तभी आप अपने पॉलिटिकल एंड्स को अचीव कर सकते हो, मतलब जो लैंड हासिल करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो उसी के हिसाब से फिर सैनिकों को ट्रेनिंग भी देना जरूरी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे।
इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल फाउंडेशनल एजुकेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अनुराग बहर ने यह आर्टिकल लिखा है लाइव मिनट में। क्या कंटेक्स्ट है? 20 अक्टूबर को ना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज यानी NCF-FS रिलीज किया। क्या फुल फॉर्म है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज। FS मतलब फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज का क्या मतलब है और इस फ्रेमवर्क में है क्या? चलिए आइए जानते हैं। देखो, जब सरकार ने 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिलीज की थी ना, तो उसमें सरकार ने एजुकेशन में 4 स्ट्रक्चर्स की बात की थी। 5+3+3+4। क्या मतलब है? मतलब पहले 5 का क्या मतलब है? फर्स्ट 5 इयर्स ऑफ एजुकेशन, 3 साल की एज से लेके 8 साल की एज के बीच में जो एजुकेशन दी जाती है वो होती है फाउंडेशनल स्टेज। आप बोलोगे सर क्लासेस तो बताइए, क्लासेस के बिना हम कैसे समझेंगे? और बात तो सही है, क्लासेस के बिना एज से कैसे समझ में आएगा? तो 3 से 6 के एज के बीच में जो क्लास होती है, ये आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका, ये सब 6 से 8 क्लास 1 एंड क्लास सेकंड। उसके बाद ये इस स्ट्रक्चर में 5+3, ये 3 क्या है? ये 3 है 8 से लेके 11 के बीच में जो एजुकेशन होती है, प्रिपरेटरी स्टेज। मतलब क्लास 3 से लेके क्लास 5, ये प्रिपरेटरी स्टेज है। उसके बाद मिडिल स्टेज में एज 11 से लेके 14 के बीच में, ये देखो। और उस सबसे लास्ट में 14 से लेके 18 के बीच में सेकेंडरी स्टेज। जो 11 से लेके 14 के बीच में है वो है क्लास 6 टू लेके क्लास 8। और सबसे लास्ट में सेकेंडरी स्टेज है एज 14 से लेके एज 18 और क्लास 9 से लेके क्लास 12। स्ट्रक्चर आप समझ गए। तो इसमें हम बात कर रहे हैं फाउंडेशनल स्टेज की, यानी 3 से लेके 8 के बीच में जो एजुकेशन है ना, ये 5 साल की, इसकी हम बात कर रहे हैं। हमारा फोकस किस पे है? हमारा फोकस है इस पे, फाउंडेशनल स्टेज पे। अब आप समझ गए जब हमने शुरू में बात की। एक सेकंड, स्लाइड निकालने दीजिए। ये देखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज मतलब 3 से लेके 8 की एज के बीच में, यानी शुरू की एजुकेशन नर्सरी वाली और क्लास 1 क्लास सेकंड, इन 5 सालों के लिए जो एजुकेशन है उसके लिए करिकुलम फ्रेमवर्क रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। और जो ये 4 स्टेजेस ड्रा की गई है ना, ये ड्रा की गई हैं कैसे बच्चे का सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे वो इमोशनली डेवलप हो रहा है, कैसे वो फिजिकली डेवलप हो रहा है, वो सब चीज़ें देखते हुए ये 4 स्टेजेस ड्रा की गई हैं, ताकि स्टेज के हिसाब से ये डिसाइड किया जा सके कि बच्चे को अभी क्या सिखाना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए, सब कुछ। समझ रहे हो? मतलब हर एक स्टेज में ये डिफाइन किया जाएगा कि बच्चे को ये सिखाना है, क्योंकि अभी उसका फिजिकल डेवलपमेंट ऐसा है तो वो ऐसे सीख पाएगा। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये 4 स्टेजेस ड्रा की गई हैं। और उसमें से भी वैसे तो देखो स्कूल एजुकेशन की चारों स्टेजेस ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फाउंडेशनल स्टेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो यूं कहा जाता है कि 6 साल की एज तक बच्चे का मैक्सिमम जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो हो चुका होता है। यहाँ पे देखो न्यूरोसाइंस रिसर्च ये कहती है 6 साल की एज तक आते आते किसी भी इंडिविजुअल का 85% जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो हो चुका होता है। तो इस एज तक बच्चे की सोचने और समझने की जो शक्ति है ना वो डेवलप होती है। गीली मिट्टी के समान होते हैं बच्चे। इस एज ग्रुप में जो कुछ वो सीखते हैं, जैसे वो सीखते हैं, उसकी छाप जिंदगी भर देखने को मिलती है। तो इस समय जो केयर या फिर एजुकेशन दी जाती है ना बच्चों को, बर्थ से लेके 8 मानिए आप, मतलब वैसे तो 5 साल की बात है फाउंडेशन स्टेज में 3 to 8, लेकिन 0 से लेके 8 के बीच में जो एजुकेशन या फिर केयर दी जाती है उसको कहा जाता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है ना, ना सिर्फ बच्चे के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही बच्चे कल को पूरे समाज का भविष्य हैं, वही बच्चे लीडर बनते हैं, वही बच्चे टीचर, रिसर्चर, सब कुछ वही बनेंगे हैं। इसके बाद देखो राइटर ये बोलते हैं, जब हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करते हैं ना, 0 से लेके 8 की एज तक के बच्चों के लिए, देखो बच्चे जब छोटे होते हैं 3 साल तक के, तो उनकी केयर और एजुकेशन घर पर ही होती है। 3 साल के बाद ही बच्चों को प्री स्कूल में, कहीं पर भी आंगनवाड़ी में या फिर किंडरगार्टन में भेजा जाता है। तो अभी तक देखो आर्टिकल में हमने बेसिक्स की बात कर ली। अब एक बात आपसे पूछूं, करिकुलम का क्या मतलब है? देखो आमतौर पे ना एक गलती करते हैं बच्चे। करिकुलम, मैंने एक बार क्लास में पूछा था करिकुलम से आप क्या समझते हो, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि करिकुलम मतलब सिलेबस।
लेकिन करिकुलम का मतलब देखो सिर्फ सिलेबस नहीं होता, करिकुलम में हर वो चीज आ जाती है। बच्चा स्कूल में आता है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, मतलब वो क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, सिलेबस, स्पोर्ट्स, टीचिंग प्रैक्टिसेस, असेसमेंट यानी एग्जाम्स, हर चीज आ जाती है करिकुलम में। सिर्फ सिलेबस नहीं होता करिकुलम में, हर एक वो चीज आ जाती है जो बच्चा एक्सपीरियंस करता है स्कूल में, जो वो सीखता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एग्जाम हो। इवन अगर स्कूल से बच्चा खेत में जाके कोई चीज सीखता है तो फील्ड में जाके जैसे क्रॉप्स को कैसे उगाया जाता है, कैसे इरिगेशन होता है, तो वो सब चीजें भी करिकुलम का पार्ट होती हैं। समझ गए? अब आती है एक इंपॉर्टेंट चीज। देखो आपको पता है हमारे देश में एजुकेशन जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। दोनों स्टेट गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकते हैं एजुकेशन के ऊपर। समझ गए? तो देखो अलग अलग राज्यों ने भी ना अपनी स्कूल एजुकेशन के लिए अलग अलग करिकुलम बनाया हुआ है। तो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो पूरे देश में डाइवर्सिटी के हिसाब से गाइड करता है। कम से कम ये चीजें तो कॉमन हो सकती हैं। मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो डाइवर्सिटी में भी यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करता है कि डाइवर्सिटी है तो कोई बात नहीं, लोकल सिचुएशन के हिसाब से करिकुलम थोड़ा सा आप अलग कर लो, लेकिन बाकी चीजें सेम रहनी चाहिए। गाइड करता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो हाल ही में फाउंडेशनल स्टेज के लिए इन्होंने करिकुलम रिलीज किया और उसी फ्रेमवर्क से संबंधित कुछ बातें अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो, ये जो फाउंडेशनल स्टेज के लिए यानी 3 से 8 की एज के लिए जो करिकुलम फ्रेमवर्क रिलीज किया गया है उसमें इस चीज को एड्रेस करने की कोशिश की गई है कि बच्चे का ना इस एज में हर एक प्रकार का डेवलपमेंट हो। लिटरेसी, कल्चरल एस्पेक्ट्स, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, हर एक प्रकार का बच्चे का डेवलपमेंट हो, उसी को देखते हुए यह करिकुलम फ्रेमवर्क रिलीज किया गया है। ये इस चीज को माना गया है कि देखो लिटरेसी और नमरेसी, लिटरेसी मतलब पढ़ना लिखना, न्यूमरेसी मतलब बेसिक नंबर से संबंधित कैलकुलेशन करना, ये तो ना आगे की लर्निंग की फाउंडेशन होती हैं, फ्यूचर लर्निंग की। दिक्कत ये आती है, बहुत बार सर्वेज आते हैं, आपको पता है कि 5वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास के क्वेश्चंस नहीं सोल्व कर पाता। तो ना इस एज में लिटरेसी पे और न्यूमरेसी पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा ताकि आगे की जो लर्निंग है वो आसान हो सके। बहुत ज्यादा फोकस का मतलब फाउंडेशन तैयार कर दी जाएगी बच्चे की लिटरेसी और न्यूमरेसी में। नेक्स्ट पॉइंट, टीचिंग प्रैक्टिसेस कैसी होनी चाहिए इस फाउंडेशनल स्टेज में बच्चों को सिखाने के लिए? प्ले बेस्ड। यहां पे देखिए, खेल खेल में बच्चा सीख ले ऐसी टीचिंग प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, जैसे कन्वर्सेशन, स्टोरीज, सॉन्ग्स, राइम्स, म्यूजिक, मूवमेंट, आर्ट एंड क्राफ्ट, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, फील्ड ट्रिप्स। समझ गए? तो ये सारी चीजें, इन सब चीजों की सहायता से बच्चे जब सीखेंगे ना तो ज्यादा बढ़िया ढंग से सीख सकते हैं खेल खेल में। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो सभी बच्चों की डेवलपमेंट एक जैसी नहीं होती। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कुछ मान लीजिए डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, कुछ धीरे सीखते हैं। तो ना इस एज ग्रुप में जो अप्रोच होनी चाहिए, जो टीचिंग होनी चाहिए, बच्चे के कंटेक्स्ट के हिसाब से होनी चाहिए। जैसा बच्चा है उसी प्रकार की टीचिंग होनी चाहिए। बच्चे की लोकल लैंग्वेज अलग है तो उसमें टीचिंग होनी चाहिए। समझ गए? जैसे बच्चे को मान लो लोकल लैंग्वेज ज्यादा समझ में आती है तो स्टोरीज, राइम्स, सॉन्ग्स, मटेरियल उसी लैंग्वेज में होनी चाहिए। पॉइंट ये है कंटेक्स्ट के हिसाब से बच्चे को सिखाओ, जैसा कंटेक्स्ट उसी प्रकार से बच्चे को सिखाओ। इसके बाद चौथा पॉइंट, असेसमेंट जो है, देखो जैसे जो एग्जाम वगैरह होते हैं, असेसमेंट कैसी होनी चाहिए? देखो इस एज ग्रुप में आप सीरियसली एग्जाम तो ले नहीं सकते। जैसे बोलते हैं कि हाँ 10th के, +2 के एग्जाम जो हैं बोर्ड के एग्जाम्स हैं। इस एज ग्रुप में तो ना टीचर के द्वारा सिस्टमेटिक और केयरफुल ऑब्जर्वेशन जो है बच्चों का वो डेली बेसिस पे जारी रहना चाहिए ताकि बच्चे में डेली बेसिस पर इंप्रूवमेंट लाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, इसके लिए देखो फाउंडेशनल स्टेज के लिए जो करिकुलम है उसके बाद इकोसिस्टम की बात की गई है, जैसे टीचर्स को ट्रेनिंग देना, स्पोर्टिव एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करना, एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जैसे देखो खिलौने की बात कर दी गई है, खिलौने प्ले लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए वही नहीं है तो बच्चे कैसे फिर गेम खेलेंगे? तो उसी हिसाब से इकोसिस्टम भी प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसी बात बोली गई है। फाइनली देखो जो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज है ना, डायरेक्टली टीचर से बात करता है कि आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे आप क्लासरूम में कौन सी प्रैक्टिसेस पर आपको फोकस करना है, रियल लाइफ एग्जांपल्स कैसे आपको बच्चों को देने हैं,
ताकि बेहतर ढंग से इस एज ग्रुप में बच्चों को सिखाया जा सके, उनको एम्पावर किया जा सके, उनको फ्यूचर लर्निंग के लिए डेवलप किया जा सके। तो डायरेक्टली ये फ्रेमवर्क टीचर से एंगेज करता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 27th मीटिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, क्लाइमेट चेंज की समस्या को एड्रेस करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो मीटिंग्स हैं वो समय समय पर होती रहती हैं। जैसे 2015 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 21वीं मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था, मतलब पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था। विभिन्न देशों ने कमिटमेंट्स की थी कि हम इतना इतना एमिशन कम करेंगे। उसके बाद पिछले साल ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 26वीं मीटिंग हुई थी इंग्लैंड में, ग्लासगो में। उसमें डिफोरेस्टेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए इस पे फोकस किया गया था। अब 27वीं मीटिंग होगी इजिप्ट में 6 नवंबर से। उसी से पहले ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। राइटर कहते हैं, देखो, बहुत सारी चीज़ों से डेवलपिंग कंट्रीज डरते हैं, जैसे यूक्रेन में वार चल रहा है, कोविड-19, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज किस प्रकार से भारी तबाही ला सकता है उससे विभिन्न देश डर नहीं रहे हैं। जबकि देखो, ये ऐसी थ्रेट है जिसका सामना बहुत जल्द विभिन्न देशों को करना पड़ सकता है। कोविड-19 में डेवलप कंट्रीज ने इतने बड़े बड़े पैकेज रिलीज किए इकोनॉमिक सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए, लेकिन आप बताइए, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए डेवलप कंट्रीज क्या अपनी कमिटमेंट्स को पूरा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। जैसे देखो, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में ये बोला गया था 2020 के बाद डेवलप कंट्रीज हर साल $100 बिलियन की मदद देंगे डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें, ताकि वो हार्मफुल एमिशंस को कम करें। लेकिन डेवलप कंट्रीज अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करने की बजाय उससे पीछे हट रहे हैं। आज के समय में टॉप 5 एमिटर्स कौन कौन से हैं कार्बन एमिशंस के मामले में? चाइना, यूएस, इंडिया, रशिया, जापान। क्या ये देश बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट स्टेप्स ले रहे हैं क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए? देखो, अफसोसजनक बात यह है, आंसर इसका नो है। अब आप बोलोगे सर इंडिया ने तो बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। राइटर कंपैरिजन भी करते हैं। राइटर बोलते हैं, देखो, चाइना ने यह बोला है 2060 आते आते हम कार्बन न्यूट्रल स्टेटस हासिल कर लेंगे, मतलब जितना कार्बन रिलीज करेंगे उतना ही एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। इंडिया ने कहा कि हम 2070 आते आते ये कार्बन न्यूट्रल स्टेटस हासिल करेंगे, यानी जितना कार्बन रिलीज करेंगे उतना एब्जॉर्ब भी कर लेंगे, तो नेट कार्बन रिलीज होगा 0। बट देखो, राइटर कहते हैं कम से कम जो टॉप एमिटर्स है ना, उनको तो ये इंश्योर करना ही होगा कि 2050 आते आते वो कार्बन न्यूट्रलिटी स्टेटस हासिल करें, ना कि 2060 और 70। 2050 आते आते ये बड़े एमिटर्स अगर कार्बन न्यूट्रलिटी का स्टेटस अचीव करेंगे ना, तभी हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़ पाए। अगर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऑलरेडी हम ऐसे ऐसे वेदर फेनोमेनन हमें देखने को मिल रहे हैं, एकदम से बारिश आती है, बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है, और जहाँ सूखा आता है लगातार 2-2, 3-3 साल सूखा आता है, बारिश नहीं आती, जहाँ की जबकि पहले नॉर्मेलिटी हुआ करती थी इन रीजन्स में। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो, कार्बन को कम करने के मेथड्स बहुत सारे हैं। जैसे एक नॉर्मल सा मेथड है कार्बन टैक्स। कार्बन के रिलीज होने पे आप टैक्स लगा सकते हो। ऑलरेडी ये कंसेप्ट कहीं कहीं फॉलो किया जा रहा है, लेकिन सीरियसनेस के साथ कार्बन टैक्स का जो कंसेप्ट है वो आज भी नहीं फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज की एक तरफ ये शिकायत रहती है कि भैया आपने तो डेवलपमेंट कर ली, अब हमारी बारी आई तो आप हमें रोक रहे हो, और डेवलप कंट्रीज अपनी कमिटमेंट को वैसे नहीं पूरा कर रहे हैं। पास्ट में वही दोषी हैं एमिशन के लिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो इन्हीं देशों में आया ना, जैसे सबसे पहले इंग्लैंड में आया था। बट अब क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने की बारी आई। अब उन्होंने ऐतिहासिक रूप से जो एमिशन किया है उसको वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो बोलते हैं कि नहीं, हम पैसा नहीं देंगे। तो देखो, डेवलपिंग कंट्रीज को भी समझना होगा और डेवलप कंट्रीज को भी समझना होगा। ये जो समस्या है वो ना अकेले डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा हैंडल की जा सकती, ना ही डेवलप कंट्रीज के द्वारा हैंडल की जा सकती है। डेवलपिंग कंट्रीज को अपनी मांग से थोड़ा पीछे हटना होगा कि हमारी डेवलपमेंट की बारी अभी आई है तो हमें आप एमिशन करने दीजिए। वक्त नहीं है, ऐसे ही एमिशन चलता रहा तो क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और डेवलप कंट्रीज को भी ये सोचना होगा, पास्ट में तो एमिशन आपने किया है ना, तो कम से कम आप कंपनसेट तो करो, थोड़ा पैसा तो दो टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को। आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि पास्ट में आपने तो मजे ले लिए, डेवलपमेंट का लाभ ले लिया, अब दूसरों की बारी आई तो आप उनको कंपनसेट भी नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 27th मीटिंग जो है
फिर से मौका होगा क्लाइमेट चेंज के इशू पर कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया क्लाइमेट चेंज से संबंधित। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।